हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्मार्ट क्लासेस जो आपको बनाएगा स्मार्ट स्टूडेंट। जुनून हो कुछ कर गुजर जाने का, जुनून हो कुछ कर गुजर जाने का, ज़िद है स्कूल टॉपर बन जाने का। दोस्तों, इस शायरी का मतलब ये है कि अभी इस 2 मंथ के अंदर, चूँकि हमारे एग्ज़ाम 20 तारीख से शुरू होने वाला है, तभी हमारे पास जो 2 मंथ का टाइम है, इसी 2 मंथ के अंदर, इसी 2 महीना में वो जुनून अपने अंदर लाना है जिससे कि हमें कोई नहीं रोक सके स्कूल टॉपर बन जाने का। और स्कूल टॉपर का मतलब हुआ कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये जुनून है कि मुझे 500 नंबर में 500 पूरे ही नंबर लाना है, और उसके लिए मैं बता दूं कि 100 के लिए जो है ना आपको 150 का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते तो बच्चों, आज हम लोग 10 क्लास का जो सेट 1 है, सेट 1 का ऑब्जेक्टिव जिसमें 40 क्वेश्चन है, उन सारे ही क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं। बिकॉज आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर आप में कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैथ आपके लिए कभी भी एक आसान चैप्टर नहीं बन सकता है, कभी भी एक आसान सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तब बनेगा आसान सब्जेक्ट जब आपके अंदर कॉन्सेप्ट होगा। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले कोई भी चीज़ पढ़ो, उसको अगर आसान करना हो तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, किया जाता है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा होगा? 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 140, चलो 2 सते 14, 2 0 0, 2 तिये 6, 2 पचे 10 और 5 सते 35। 140 बराबर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 3 7, ये जहाँ है उसी ऑप्शन सही होगा। या तो कई बार इस तरह से भी लिख सकता है, 2 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू, एक मिनट, ये 5 है, 3 इंटू, हाँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ऐसे भी आंसर में ऑप्शन में रह सकता है। चूंकि ऐसा नहीं है तो ऐसा है, तो इस पे टिक लगा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक धनात्मक संख्या 6q + 5, एक धनात्मक संख्या, क्वेश्चन नंबर 2, 6q + 5, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का हो तो ये संख्या निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए सम है, विषम है, अपरिमेय है, क्या है? ये सम है या विषम है? चलो बात करते हैं। चूंकि सम का परिभाषा दो, जो संख्या 2 का डिवाइड में कट जाए। विषम का परिभाषा होता है जो संख्या 2 से 2 का भाग में नहीं आता हो। मतलब कि 2 का भाग में 2 आता है, 4, 6, 8, देखो ना, 2 तिये 6, तो हम कह सकते हैं कि 6 एक मेरा सम संख्या है। मतलब कि वो सारे ही संख्या, सम संख्या का परिभाषा, वो सारे ही संख्या जो 2 का पहाड़ा में कटे, 2 का गुणनफल में आए, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। चलो इस नंबर को काट के देखते हैं। इस पूरे ही नंबर को 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 तिये 6 और ये 2 5 नहीं कट रहा, तो हम कह सकते हैं कि 6q + 5 मेरा एक विषम संख्या है। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता 4q + 2, अब पूछता कि 4q + 2 ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो पूरे को 2 से डिवाइड करो, 2 दूने 4, 2 एके 2, यानी बचा 2q + 1। ये दोनों ही नंबर, ये और ये दोनों ही नंबर 2 से कटा, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा एक सम संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप ऑप्शन में टिक लगा लेना, सम संख्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला 3 नंबर, 5 + 2√3, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय है, विषम है, अपरिमेय है, सम है? यह 1.3 का क्वेश्चन। ये परिमेय है या अपरिमेय, 2 ऑप्शन में से एक बताना है। ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो देखो, परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है वह संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन q = नॉट 0, q का जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या का मतलब प्लस वाला भी नंबर रहेगा, माइनस वाला भी नंबर भी रहेगा और 0 भी रहेगा। ठीक है, तो हम लिखे यहाँ पे 3/2। क्या 3/2 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि p का जगह 3 और q का जगह 2 है। तो चूंकि 3/2 ये भिन्न में है, जो कि p/q के रूप का लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 3/2 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 4/-5 या -3/5, कुछ भी लो, बटा के ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, उसमें प्लस माइनस कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा दोनों परिमेय संख्या है। इसी तरह से और एक एग्जांपल मैंने लिया, ये 4, बटा नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने बटा नहीं दिया,
अब बोलो क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो जवाब होगा ये परिमेय संख्या है। कैसे? अब सवाल ये पैदा होता है, ये 4 जो कि P/Q के रूप का तो लिखा हुआ नहीं है, P का जगह 4 है और Q का जगह कुछ नहीं। अब जब कुछ नहीं तो हम जानते हैं कि हर नंबर के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना। जैसा कि इस नंबर से पहले कुछ नहीं मतलब प्लस का रहता है, तो इसी तरह से जो बगैर भिन्न का रहता है, जैसे 5 है तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब हमेशा 1 होता है। अब बोलो ये P/Q के रूप का हुआ, P का जगह 1 और Q का जगह P का जगह 5 और Q का जगह 1, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ 5 जो भिन्न में लिखा हुआ नहीं रहता है वो भी मेरा परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला मैंने लिखा 5/0, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? P का जगह 5 और Q का जगह 0, जबकि मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि Q का जगह 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लोग 7-8 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारा हाल झारखंड का पढ़ाई का। ठीक है, तो चूंकि Q का जगह 0 नहीं होना चाहिए तो मैंने Q का जगह 0 लिखा है, तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब रूट में आते हैं। मैंने लिखा √2, √3, √4, √5, इसी तरह से √6, √7, √8 और रूट का 9, इतना ही नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर दूँ। आपने ये पढ़ लिया देख लिया तो मिटा दूँ। जुनून हो कुछ कर गुजर जाने का, जुनून हो कुछ कर गुजर जाने का, जिद है स्कूल टॉपर स्टूडेंट निकालने का। मेरा जुनून है, आप में हो या नहीं हो, मेरा में तो है, मुझ में है, तो मिटा दो। स्मार्ट क्लासेस मेक्स स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट क्लासेस जो ज़बरदस्ती पकड़ के स्मार्ट स्टूडेंट बनाता है। आपको अगर नहीं पता तो पता हो जाए। मिटाओ। मैंने कुछ रूट में नंबर लिया और देखते हैं कि रूट वाले नंबर परिमेय अपरिमेय कैसे होते हैं। एक बात बता दूं कि रूट वाला नंबर परिमेय भी होता है अपरिमेय भी होता है। कैसे होता है ये देखो 2, क्या हम इसके साथ कोई छेड़खानी मतलब इस रूट को हटा सकते हैं? नहीं, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या। ये √3 अपरिमेय संख्या। √4, अब देखो समझो, √4 क्या हम इसको 2 लिख सकते हैं? √4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि √4 मेरा परिमेय संख्या है। √4 मेरा परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 4 के रूट को हम हटाकर 4 के रूट को हटाकर हम 2 लिख सकते हैं। कैसे? 4 है तो 2 का स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर काटा रूट काटा बचा 2। इसी तरह से 9 है ना, रूट का 9 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 तो 3 3 9 ना, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर और साथ में रूट है। हम जानते हैं कि स्क्वायर और रूट जब कटता है तो बचता है 3, यानी √9 जो है ना एक्चुअली वो 3 के रूप में है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो पूर्णांग हो, कोई भी संख्या जो पूर्णांग हो और P/Q के रूप का लिखा हुआ हो, Q का जगह 1 P/Q के रूप का लिखा हुआ हो, तो वो मेरा परिमेय संख्या होती है। तो √9 मेरा एक परिमेय संख्या। ये मेरा, ये सब आप बताओ, अपरिमेय, परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं, ये मेरा परिमेय है। इसी तरह से रूट का 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है, कटा बचा 4, तो हम कह सकते हैं कि √16 मेरा एक परिमेय संख्या है। अब आओ क्वेश्चन में, अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो सेट का है, इस क्वेश्चन में आओ कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। जवाब आपको मिल गया होगा, इतना सारा समझाने के बाद जाहिर सी बात है आपको ये जवाब मिल गया होगा। तो 5 + 2√3, 5 + 2√3, क्या इसके साथ कुछ खेल हो सकता है? कुछ खेल हाँ हो सकता है। 5 + 2√3 कुछ नहीं होगा। 5 + 2√3 जैसा कि मान लो यहाँ पे 2√7/4√7 है, इसके साथ क्या खेला होगा? खेला यही होगा कि 2 के 2 2 दूने 4, 7 7 कटा बचा 1/2। तो हम कह सकते हैं कि 2√7/4√7 एक मेरा परिमेय संख्या है। चूंकि इसमें हमको रूट दिख रहा था मगर वो तो देखने में था, अंदर से कुछ और था। रूट सिर्फ है, इस क्वेश्चन में रूट सिर्फ देखने में तो दिख रहा था मगर ये साला अंदर से कुछ और था, 1/2 था। जब इस पर जो है ना हम लोगों ने क्या किया, जब 2√7/4√7 को पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि साला ये तो 1/2 है। मतलब कि 1/2 जो कि P/Q के रूप का और 1 और 2 दोनों ही मेरा पूर्णांक संख्या है, तो ये मेरा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में हम कोई भी पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ, मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हुआ है। टाइम लग रहा है पर पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, शुरू में ही बोला था कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो कॉन्सेप्ट के साथ होगा, ताकि आप में कोई शक ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो उसके लिए तो भाई टाइम लगेगा। कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आप मेरे वीडियोज़ पर सिर्फ टाइम खो रहे हैं मगर कुछ पा रहे हैं झकास तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 4, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? a इक्वल टू बी क्यू माइनस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी बाई क्यू, बाई तो पढ़ी नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कैसे होगा? 2 से डिवाइड कर दो 7 को, 2 3 6, पूरी डिवाइड मत करना, खत्म मत करना, ठीक है। तो इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस का 1, यानी 2 3 6 7 दोनों बराबर, यानी 7। हम जानते हैं कि शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्वेश्चन क्यू से, और ये डिविडेंड और डिवीजर को हम ए से डिनोट करते हैं और इसको बी से। तो 7 का जगह ए लिखे, 2 का जगह बी लिखे, इनटू क्यू का जगह 3 का जगह क्यू लिखे और आर 1 की जगह आर लिखे, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मेरा सही जवाब। यह था मेरा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, शून्यकों का योग आपको पता होगा, शून्यकों का योग 2 शून्यक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल यानी इंटू बराबर दिया है माइनस का 2 हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद चैप्टर 4 का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण द्विघात चैप्टर का ये सामान्य रूप है, जो कि हमको एक द्विघात समीकरण लाना है, मतलब कि इस तरह के एक मेरे को आंसर में लाना है, ठीक है। ए बी सी जहाँ कोई नंबर है तो मान लो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस तरह के इक्वेशन को, इस तरह के बहुपद को हम कहते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। तो अभी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक। तो चूंकि माइनस बी बाई ए ये बटा के रूप में है तो इसको भी बटा के रूप में लिखो, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, ये अल्फा प्लस बीटा जो कि इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए बट्टा के रूप में भिन्न के रूप में लिखा हुआ था, तो मैंने इस नंबर को भी भिन्न के रूप में लिखा, जो कि लिखा हुआ नहीं था, मैंने इस नंबर को भी भिन्न के रूप में लिखा। अब देखो ए, अब यहाँ से मेरे को ए मिला, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, चलो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 यानी कि -3 होगा बी का, ठीक। और इसी तरह से सी इक्वल टू माइनस का 2। तो अब फॉर्मूला बन गया ए एक्स स्क्वायर, इसका जनरल फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का जगह 1x स्क्वायर प्लस बी का जगह -3 है तो प्लस माइनस माइनस 3x, और सी में भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2। चूंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 नहीं लिखते तो इसको मिटा दो, एक्स स्क्वायर -3x -2, सही जवाब एक्स स्क्वायर -3x -2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँ, है ना। चूँकि आपको पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है भाई, आपके हिसाब से पढ़ाना चाहिए ना। मेरा क्या तरीका है पढ़ाने का क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा टिक लगा दूँ। किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कुछ इस तरह से ग्राफ है, ये मेरा x अक्ष, ये मेरा y अक्ष, ठीक। तो हमको पूछा है पी एक्स, मतलब कि x अक्ष पर के बार जो है ना प्रतिच्छेद हुआ है, तो वही आंसर होगा। ये x अक्ष पर यहाँ पे एक बार कटा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो 3 बार कटा है, तो इसका आंसर होगा पी एक्स बराबर 3। ऑप्शन आप टिक लगा लो कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा, इसका क्या आंसर होगा? x का मान जो 2 आए, y का मान क्या होगा, तो यही बताना है। तो इसको कैलकुलेशन स्क्वायर प्लस 8u, तो 4u को मान, तो 4 1 के 4 बचा u, 4 2 8, u तो बाहर आ गया, इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4 यानी u इक्वल टू 0, और इधर है u इक्वल टू, ये प्लस में था उधर जाके माइनस, यानी u का 2 मान 0 और -2, 0 और -2, ऑप्शन नंबर 0 -2, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, बढ़िया से। अगर आपने किताब नहीं भी पढ़ा है ना पूरे साल भर, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा इस वीडियोस को देखने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छा से नहीं पढ़ा है ना, आपने ट्यूशन में ध्यान नहीं दिया, स्कूल में ध्यान नहीं दिया है, और मेरे इस वीडियोस पर आकर जो है ना
खुद को बेचैनी फील कर रहे हैं कि यार समझ आ जाए बढ़िया से, तो कोई बात नहीं, मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन, रेखिक समीकरण a1x + b1y, हाँ ये चैप्टर 3 का है। निर्देशांक तल पर तीन तरह के ग्राफ खींचे जा सकते हैं, है ना। पहला कुछ इस तरह से, दूसरा कुछ इस तरह से, तीसरा कुछ इस तरह से, जो कि इसी के ऊपर ही होता है ना। तो इसको हम कह सकते हैं प्रतिच्छेद। ये मेरा एक बार प्रतिच्छेद कर रहा, ये जो कि प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो अप्रतिच्छेद, यानी इसको हम समांतर भी कहते हैं। समांतर रेखाएं, ये दो लाइन है जो कि समांतर रेखाएं हैं, जो आपस में कभी नहीं टकराती है। ये दोनों रेखाएं जो कि एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, जो कि प्रतिच्छेद करते ही हुए जा रहा है, जिसको हम कहते हैं समपाती। ठीक है, क्लियर, इतना हुआ। अगला, ये दोनों लाइन आपस में कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? ये दोनों लाइन आपस में कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार। तो इसका होगा एक हल। पेन चेंज कर दूं। एक हल। अच्छा, ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है। कितनी बार कर रही है? एक बार भी नहीं कर रही है, तो एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका होगा कोई हल नहीं। हाँ, उसके बाद थर्ड केस में, ये मेरा पहला केस है, ये दूसरा केस है, तीसरा केस है ना। तो थर्ड केस में हम देख रहे हैं कि दोनों ही लाइन साला बहुत ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब कि अनेक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका होगा अनेक हल। ठीक है, प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती समझ आ गया। एक हल, कोई हल नहीं, इसको जो है ना कहीं कहीं अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय हल मतलब कि एक हल। ठीक है, अगला, ये मेरा संगत होगा जो कि एक हल है, तो ये संगत, इसमें भी हल निकल रहा है तो ये संगत, और इसमें चूंकि हल नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं, तो ये होगा असंगत। ठीक है, समझ आ गया तीनों केस। अब चलो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि अच्छा ये भी बता दूं, पेन चेंज। इसका जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2, जो कि बराबर नहीं होता है। इसका केस होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2। इसका केस तीनों बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। इसमें पहले में कट गया, इसमें दूसरा में कटा, इसमें तो तीनों ही मेरा समान है। ठीक है, अब देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसके मदद से जो है ना हम एकदम क्लियरली जो है ना आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या है। रेखिक समीकरण युग में a1x + b1y और + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1a2 बराबर b1b2 बराबर c1c2 तीनों ही मेरा इक्वल हो तो निम्न में से सही कथन चुने। नंबर 1 अद्वितीय हल, बी अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? जो कि a1 a2 तीनों ही मेरा बराबर है, तो अनेक हल होगा, संपाती होगा, संगत होगा। मुझे पूछा है कि एक हल है, कोई हल नहीं, अनेक हल, तो इस तरह से ऑप्शन पूछा है कि कितने हल होंगे, तो अनेक हल। इसका सही जवाब अनेक हल होगा, जो कि तीनों बराबर है। इसका जो है ना जो लाइन है वो आपस में जो है ना बहुत ही बार इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रहा है। ठीक है, तो आंसर होगा अनेक हल बी। यह था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, समीकरण 6x - 2y + 9, 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y प्लस का 12 = 0। हाँ, करने क्या बोला है कि द्वारा निरूपित रेखा है, संपाती है ना। कहाँ लिखे हम संपाती? ये संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेद है या लंबावत है? लंबावत का कोई जिक्र ही नहीं यार, डी नंबर को तो काट के ही फेंक दो साला। गुमराह करने के लिए बच्चों, गुमराह करने के लिए जो है ना आपके साथ ऐसा बदमाशी किया गया है, जो कि लंबावत का चैप्टर 3 में, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, चैप्टर 3 में लंबावत का कहीं जिक्र ही नहीं है, लेकिन आपको गुमराह करने के लिए इस तरह के जो है ना मामलात किए गए हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप हैं हमारे साथ स्मार्ट क्लासेस में एक स्मार्ट स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए फिर जो है ना समझदार हो आगे। तो हम देखते हैं इसको a1 a2 b1 b2 इस रूप में जो है ना इसको बनाकर देखते हैं। तो ये मेरा a1 है, a1x + b1y + c1। एक मिनट, हाँ ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो दो चर है ना, x है, y है, c है। ठीक, अब देखो सिंपल इस दोनों ही नंबर को बटा के रूप में लिखो, y के साथ नंबर -2, y के साथ नंबर कुछ नहीं मतलब -1 इक्वल टू इस नंबर को भी बटा के रूप में लिखा। कट रहा, काट दो, 3 के 3, 3 दूने 6, 2/1 माइनस कटा, 2/1
3 तिरके 9, 3 चेहरे 12, तो 3/4। चूंकि ये दोनों बराबर ही है, बराबर नहीं है, तो ये केस मेरा a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ये ऑप्शन कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। साथ में है समांतर, तो समांतर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, टिक लगा लो। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि दो मेरा समीकरण दिया हुआ था जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग में है, और इस दोनों ही समीकरण के जो पहला पद था, जो पहला पद के नंबर थे उसको मैंने बटा के रूप में लिखा, इस दूसरा पद के जो दोनों ही समीकरण के नंबर थे इसको भी मैंने बटा के रूप में लिखा, इसको भी बटा के रूप में लिखा, और उसके बाद मैंने काटाछीटी किया। काटाछीटी करने के बाद मुझे मिला कि बेटा चला ये पहला और ये दूसरा पद जो कि आपस में बराबर है, तीसरा पद आपस में बराबर नहीं है इनके, तो मैंने इस केस को उठाकर इस यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे डालने के बाद मुझे मिला कि ये जो थर्ड केस है ना, ये सेकंड केस में जो है ना समांतर है ना। अगर पूछता संगत है या असंगत है या संपाती है तो फिर जो है ना इसका जवाब असंगत होता, फिर कोई हल नहीं। खैर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। समीकरण युग में x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरा समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल है 4,3 ऑप्शन बी 5, 1, 2, 4, 4 है। इसका मतलब कि मेरे को x और y का मान निकालना, और हम जानते हैं कि इस तरह के जो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग में होते हैं और इनके मूल निकालने के लिए, इनके शून्य यानी कि इनके x और y के मान निकालने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। वो 4 तरीके क्या है? पहला है ग्राफ, दूसरा है ग्राफी विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है विलोपन विधि, जो कि सबका फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट विलोपन विधि है। लेकिन ये जिसका मैथ फेवरेट है, तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनका मैथ में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, मैथ जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप जो है विलोपन विधि का ही तरीका करके एक्स और वाई का मान निकालिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक। तो विलोपन विधि कैसा होता है? विलोपन विधि सिंपल, दोनों ही समीकरण को रखा है ना, दोनों ही समीकरण के रूप में रखा। उसके बाद मुझे ये देखना है कि दोनों ही समीकरण के जो पहला पद है क्या ये दोनों समान है? बिल्कुल समान है, तो फिर आगे छेड़खानी करने का जरूरत नहीं। ये भी समान है, ये समान नहीं है, तो मुझे तो सिर्फ कोई एक पद, इस दोनों ही समीकरण का कोई पहला पद या तो इसका दूसरा पद समान करना होता है। लेकिन इत्तेफाक से इस दोनों ही समीकरण के दोनों ही पद समान है, तो मुझे कुछ नहीं करने का जरूरत, प्लस माइनस काट दो, बचा क्या? x 2x इक्वल टू 6 और 2 8। अच्छा बच्चे एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो जो है ना सिंपल प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, कुछ इस तरह से करते हैं। लेकिन ये तब होता है जब मेरे को कटता नहीं है, जब मेरे को ये दोनों पद काट नहीं पाते तब ऐसा करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ तो ऑलरेडी कट रहा है, वाई प्लस में माइनस में ये ऑलरेडी कट रहा है, तो मुझे चिन्ह, इसका जो चिन्ह है उसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप x से काटना चाहते हैं, है ना, अगर आप मान लो y काटना नहीं चाहते, x से काटना चाहते हैं, तो फिर इसमें आपको जो है ना जो साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, तभी तो प्लस माइनस कटेगा, है ना। तो मुझे पहले से ही जो है ना ऑलरेडी मेरे को y प्लस में और माइनस में जो कि दोनों समान है कट रहा है, तो मुझे उस तरह का कोई कुछ करने का जरूरत नहीं। काट दिए, बचा 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4। अब ये x का मान जो है ना उसको कहीं समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x का मान आया 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 और ये उधर जाके तो y इक्वल टू 2, यानी x का मान 4 और y का मान 2, तो 4,2 आपका सही जवाब ऑप्शन डी। अच्छा ऑप्शन सी में 2,4 लिखा है, ऑप्शन सी में 2,4 लिखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या ऑप्शन सी मेरा सही नहीं होगा? क्या ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं होगा? यहाँ भी 2,4 है, यहाँ भी 2,4। तो देखो यार, हम पढ़े हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का जो जनरल फॉर्म होता है ना वो x से कोमा y होता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में जो कोमा से पहले वाला होता है ना वो x से होता है और दूसरा वाला y होता है। तो मेरा x में यहाँ 2 है, जबकि मेरा x में यहाँ 4 निकला, y में मेरा यहाँ पे कितना 2 है जबकि यहाँ पे 4 है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है ना गलत होगा, है ना। कोमा से पहले वाला x से होता है जो कि हम निकाले हैं यहाँ पे 4, दूसरा वाला y जो कि हम यहाँ पे निकाले हैं y इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो चुका है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। चलो चेक करते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो x इंटू एक्स इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7, ये और ये कटा, चूँकि ये
इधर आएगा तो माइनस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस कट जाता ना। तो बराबर के इधर और बराबर के उधर अगर सेम साइन में दिखे तो उसको काट दीजिएगा। बचा क्या 3x = 7, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, सामान्य रूप चैप्टर 4 का, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, तो का यहाँ पे इस समीकरण में कहीं पर पावर जो है ना, कहीं पर घात आपको 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है, जो कि द्विघात समीकरण पूछा है मेरे को ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² माइनस का 5x, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखो, x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, a प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो a² प्लस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू x² माइनस 5x, तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x² माइनस 5x, ये कटा बचा 2x प्लस 1 इक्वल टू 5x, जो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिस समीकरण का हाईएस्ट पावर 2 हो, जिस समीकरण का हाईएस्ट पावर 2 हो वो होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगला ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। कैसे, x + 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3, तो a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में जो है इसको बदलो, a² प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू 2x माइनस 2 3 6, तो ये 2x से कटा, बचा x² प्लस का 1, ये इधर आके प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो x + 7 इक्वल टू 0, x² प्लस 7 इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि इस समीकरण का जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 है, इसका जो हाईएस्ट पावर वो 2 है। हम जानते हैं किसी भी समीकरण का जो हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो उसे द्विघात, अगर 3 होगा तो उसे त्रिघात समीकरण, अगर 1 होगा तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो मेरा यहाँ पर इस समीकरण का जो हाईएस्ट पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, टिक लगा लीजिएगा। अगला 12 नंबर, अच्छा साफ कर लूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन 12 समझने से पहले मूलों की प्रकृति, अब मूलों की प्रकृति देखो, d बराबर b² माइनस 4ac, उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना। तो पहला होता है b² माइनस 4ac जो कि बड़ा होता है 0 से, दूसरा केस b² माइनस 4ac जो कि छोटा होता है 0 से, तीसरा केस b² माइनस 4ac जो कि बराबर होता है 0 से। अच्छा हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac बराबर d है ना, तो d बड़ा होगा 0 से, है ना, d छोटा होगा 0 से, या d बराबर होगा 0 के। या तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस वाला नंबर हमेशा, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है 0 से, है ना, जो माइनस वाला नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है, और ये तो बराबर है ना 0, अगर d मेरा 0 आ जाए तो अब देखो इसको समझो, है ना बढ़िया से। d क्या है, b² माइनस 4ac विविक्तर होता है जो कि, और ये जो 3 केस है ना ये मूलों की प्रकृति है। पहला केस में अगर d बड़ा है 0 से, मतलब कि अगर नंबर प्लस में आ जाए, सिंपल समझो, हम d निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई भी समीकरण है और उस समीकरण से d निकाल रहे हैं हम, हाँ कोई भी समीकरण है और उस समीकरण से, अच्छा पहले मैं इस समीकरण को हल ही कर दूं उसके बाद मैं बताऊं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा, क्लियर। 12 नंबर x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो मूलों की प्रकृति है, तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले आपको d निकालना पड़ेगा, तभी आप जो है ना इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, करेंगे। तो d का फॉर्मूला है d बराबर b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे b है, ac है, तो ये b a c a b c कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ये पहला वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। देखो ना x² के साथ जो नंबर है ना, x² के साथ जो नंबर है वो होता है a, यहाँ पर क्या है a इक्वल टू 1, x के साथ जो b नंबर है, x का रैखिक है ना, एक घात है, इसके साथ जो नंबर है वो b होता है, इसके साथ नंबर कुछ नहीं मतलब 1 है, फिर इस तरह से c इक्वल टू c का जगह है -1, ठीक है। a b c हमको मिल गया। d बराबर b का जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का जगह 1 इंटू c का जगह -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 1 4, तो आ गया मेरा d बराबर 5, जो कि प्लस वाला नंबर है। और अगर प्लस वाला नंबर होगा, यानी कि हम जानते हैं कि प्लस वाला नंबर जो है ना 0 से बड़ा होता है, अगर प्लस वाला नंबर होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर d छोटा होगा 0 से, यानी कि माइनस वाला नंबर होगा तो भिन्न
नहीं होगा। अगर बराबर होगा डी बराबर 0, डी जो है ना यहाँ पे मेरा डी 0 आ जाए तो ये जो है ना समान मूल होंगे, ठीक है। इक्वल की तो मैं ये बता रहा था कि d का मान अगर कोई प्लस में आ जाए तो उसका दो भिन्न अलग अलग है ना, दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। अगर d का मान d इक्वल टू इस तरह से समीकरण को हल करने के बाद अगर d बराबर मेरे को माइनस वाला नंबर मिले तो भिन्न उसके मूल नहीं होते हैं, ठीक है, मूल नहीं होते हैं, मूल नहीं होते हैं। और जो तीसरा केस है ना, अगर d बराबर 0 यानी d का मान अगर 0 आ गया तो मेरे को समान मूल मिलेगा। और मूल क्या है? x का 2 मान, x का 2 मान। जैसा कि कोई भी समीकरण हम हल करने के बाद जैसा मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह के जो क्वेश्चन होता है इसको हल करने के बाद गुणनखंड विधि से, जो कि हम 9 क्लास में पढ़े हैं और 10 क्लास में भी है, गुणनखंड विधि से जब इसको हल करेंगे ना तो मेरा x का मान 2 निकल के आएगा। x का मान मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो x का मान 2 निकल के आएगा। तो देख रहे हैं हम x का मान 5 है, x का मान 3 है, तो मेरे को मूल जो है ना यहाँ पे भिन्न भिन्न मिला है। इसी तरह से कभी कभी x का मान 0 और इधर भी x का मान 0, मतलब कि भिन्न यहाँ पे मेरे को जो मूल मिला है वो 0 मिला है। कभी कभी जो भिन्न होगा ना वो माइनस में आएगा x का मान, ठीक है। तो समान मूल होगा अगर d बराबर 0। इस तरह से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो मेरे को d बराबर, अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको मैंने कैलकुलेशन किया और d जो है ना, जो कि विविक्तर इस फॉर्मूला में रखा, और इस फॉर्मूला में रखने के बाद मेरे को d मिला 5, जो कि 0 से बड़ा है। और हम जानते हैं कि जब 0 से d बड़ा हो, 0 से विविक्तर मेरा बड़ा होगा तो इसके दो भिन्न अलग अलग, दो भिन्न जो है ना वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो दो भिन्न वास्तविक मूल ऑप्शन, वास्तविक मूल ऑप्शन कहाँ गया? द्विघात समीकरण, हाँ, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, समान वास्तविक नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। वास्तविक, वास्तविक मतलब कोई भी संख्या, तथा असमान, असमान मतलब कि भिन्न भिन्न, दो भिन्न भिन्न, असमान का मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन 13, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, अच्छा ये तो 14 है यार। क्वेश्चन नंबर 13, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि d बड़ा होगा 0 से, d बड़ा होगा 0 से, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। तो ऑप्शन आप देख लो ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, छोटा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटका का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, ये मैंने आपको समझाया बढ़िया से। अगला क्वेश्चन 14, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होगा? मतलब कि मेरे को d पूछा है, d कितना होगा? तो सिंपल इसको फॉर्मूला में रख दो। यहाँ पे a 1 है, b माइनस का 1 है और c है मेरा 3, तो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का जगह 1 इंटू c का जगह 3, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 के 4, 4 3 12, 12 से 1 घटा माइनस का 11, तो माइनस का 11, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब बात करेंगे टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल 40 है, तो मैं चाहता हूं कि इस पहला लेक्चर में 20 क्वेश्चन करूं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर साफ कर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पद ए एवं सारवंत डी वाले एपी का nवां पद निम्न में से चुने। प्रथम पद ए डी, तो nवां पद यानी कि a1 बराबर a प्लस n माइनस 1 का d होता है, ठीक है। ये आपको याद, एपी 10 7 4, एपी है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, 30वां पद होगा, 30वां पद मेरे को निकालना है, ठीक। इसको कैसे निकाले 30वां पद? अब समझो, ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है, ये मेरा a3 है, इसी तरह से यहाँ पे a4 होगा, है ना। इसी तरह से कहीं पर a 30वां पद है, कहीं पर a 30वां पद भी तो है, तो मेरे को यहाँ पे a1 10, a2 7, a3 4 पता है। इसी तरह से जो है ना कहीं पर a30 है, a30 ही मेरे को जो है ना निकालना है। a30 निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला होगा जहाँ a बराबर 10, d बराबर, इससे इसको घटा दो, 7 से 10 घटेगा -3, तो a30 चाहिए। तो a30 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 29d,
ऐसे होगा ना। या तो हम इसको दूसरा तरीका का बात करें तो A30 बराबर A प्लस n माइनस 1 का d, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा n, ठीक है। अगर हम यहाँ पे n बता दूँ, अगर हम यहाँ पे A1 A2 A3 A4 इसी तरह से यहाँ पे जो है ना A30, मतलब कि अगर ये वाला नंबर बता दूँ A30 जो कि इसका सामान्य जनरल फॉर्म AN होता है ना, अगर मैं n बता दूँ कि n, एक मिनट यार, ठीक है, A30 बराबर A मेरा 10 प्लस 29 D मेरा माइनस का 3, तो 10 प्लस 3 नम 27 के साथ 3 दूने 6 7 8 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 77 मेरा आंसर होगा। यहाँ देखो AN जो कि 30वां पद, तो A30 बराबर A 10 प्लस 30 माइनस का 1 D बोले तो माइनस का 3, 30 बराबर 10 प्लस 30 से 1 गया 29 प्लस माइनस माइनस 87, तो A30 आ गया मेरा माइनस का 77। नंबर 17 AP 3 8 13 कौन सा पद 78 है। ये जो है AP इस तरह से कुछ इस तरह से चलते हुए जा रहा है और कहीं पर 78 है, ठीक है। तो जैसा कि मेरे को यहाँ पता है कि A1 3 है, A2 मेरा 18 है और A3 मेरा A3 मेरा 13 है और A4 मेरा 18 है। तो इसी तरह से यहाँ पे कहीं पे जो है ना A कोई पद है नहीं पता तो लिख दो AN मेरा 78। चूँकि यहाँ पे A1 मेरा 3 दिया हुआ था तो यहाँ पे A इस नंबर नहीं पता था, हम लिख दिए जो नहीं पता होता तो लिख दिए n, जैसे हम मानते हैं कुछ चैप्टर 3-4 में जो नहीं पता होता है उसको मान लेते हैं x। तो इसी तरह यहाँ भी मान लो कि नहीं पता तो AN बराबर 78, तो AN मिला मेरे को 78 है ना। A3 और D 8 से 3 घटाओ 5, तो फॉर्मूला AN बराबर A प्लस n माइनस का 1 D, तो AN मेरा 78 A3 प्लस n नहीं पता वही निकालना है, D है मेरा 5, 78 ये इधर आके माइनस इक्वल टू 5n माइनस 5, 78 से 3 गया 75, इसको भी इधर लेके आओ 5n, तो ये हो गया 80 बराबर 5n, तो 5 से कटेगा 5 1 5, 5 6 30, तो n बराबर आ गया मेरा 16। यानी कि ये 16वां पद पर A16 पर जो है ना 78 है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको हटाओ। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज, समरूप क्या होता है समरूप, देखो मैंने ये पहला पिक्चर बनाया, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये तीनों ही चित्र जो है ना आपस में समरूप है। समरूप का मतलब होता है सम, सम का मतलब समान और रूप का मतलब होता है शकल। समान शकल के जो होंगे ना उसे कहते हैं समरूप। अब देखो ये दोनों ही मेरा त्रिभुज हैं, इन दोनों का शकल जो है ना कुछ एक जैसा है ना, देखो ना यहाँ पे 3 कोना, यहाँ भी 3 कोना, तो इसको हम कह सकते हैं समरूप। ये देखो दोनों वृत्त है जो कि शकल इसका एक ही जैसा है ना, जबकि इसका साइज जो कि आकार बराबर नहीं है ना। मैं समरूप का बात कर रहा हूँ, तो आकार से मतलब नहीं, इसका समान शकल का होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चित्र मेरा समरूप है। ये भी समरूप, ये भी समरूप, मैंने बनाया एक त्रिभुज और एक वर्ग है। क्या ये दोनों पिक्चर समरूप है, क्या ये दोनों पिक्चर समरूप है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस दोनों का शक्ल अलग अलग है। ये तो त्रिभुज, इसका 3 कोना है, ये जो है ना चतुर्भुज जिसका वर्ग है, इसका 4 कोना है, तो ये दोनों का रूप सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की ABCPQR मैंने लिख दिया, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज की ये भुजा इसके अनुपात के बराबर होगा। कैसे होगा? AB बराबर PQ है ना। इसी तरह से BC बटा QR बराबर ये AC बटा PR। ये कंडीशन होता है समरूप त्रिभुज के समानुपात। इसका संगत भुजा, इस AB का संगत भुजा PQ, AC का संगत भुजा PR और BC का संगत भुजा QR, AB का संगत भुजा PR, ये दोनों आपस में जो है ना अनुपात में होते हैं। AB देखो, AB अनुपात PQ अनुपात में है, रेशियो में है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी बराबर नहीं होता है, ठीक है। AB
पी क्यू। किसी भी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं ए बी का संगत भुजा पी क्यू जो कि आपस में बराबर नहीं होता है, ए बी बराबर नहीं होगा पी क्यू। देखो ना यार, ये ए बी इतना छोटका सा है, मान लो ये कितना होगा, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये तो बड़ा दिख रहा मतलब ये 6 सेंटीमीटर, तो ये और ये आपस में बराबर नहीं है। अगला है समांतर, क्या ये और ये समांतर है? बिल्कुल नहीं है। अगला लंबावत, लंबावत भी बिल्कुल नहीं, 90 डिग्री नहीं है। तो समानुपाती, समानुपाती का मतलब होता है कि ये वाला और ये वाला, इसका ये संगत भुजा BC का संगत भुजा QR, ये आपस में जो है ना अनुपात में बराबर होते हैं, ठीक है, समानुपाती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में। दो समरूप त्रिभुज हैं, मान लो ये AB, हाँ थोड़ा साफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 19, दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज में बना रहा हूं यहाँ पे ABC PQR। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। मान लो ये भुजा और ये भुजा AB बाई इसका संगत भुजा PQ है ना, जी हाँ, इसकी भुजाएं 4/9 के अनुपात में। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात, यानी त्रिभुज ABC, इसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। इसका फॉर्मूला होता है AB बाई PQ का, AB बाई PQ का होल स्क्वायर बराबर, एक मिनट फॉर्मूला लिख दूं, BC का संगत भुजा QR का होल स्क्वायर बराबर AC का संगत भुजा PR के होल स्क्वायर। ये मेरा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये, दोनों और ये दोनों ही जो है ना अनुपात में होते हैं। तो फॉर्मूला इस तरह के हैं। तो मेरे को क्वेश्चन पूछा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं 4:9 के अनुपात में है। तो 4:9 के, मान लो ये वाला और ये वाला, ये 4 है और ये मेरा 9 है, ठीक है। तो 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, क्षेत्रफल के अनुपात। तो निकालो सिंपल, AB 4 है, PQ मेरा 9 है, इसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 4 16, 9 का स्क्वायर 9 9 81, तो 16/81, 16/81, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये मेरा था 19। त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AB 6√3 सेंटीमीटर, AC मेरा 12 सेंटीमीटर और BC मेरा 6 सेंटीमीटर हो, तो B कौन है? ये B कौन सा कौन है यही बताना है, ठीक है। 120 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 45 होगा। तो ये 6.5 या 6.4 का बात है कि इस तरह के जो क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले हम चेक करते हैं सबसे बड़ा, इस त्रिभुज के जो 3 साइड है, इस तीनों साइड में सबसे बड़ा जो है ना ये है, इसको लिया बराबर इस दोनों के वर्गों का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। करने का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो ये इसका सिचुएशन ये होता है ABC मान लो, ठीक है। बड़ा वाला का स्क्वायर, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है ना, बड़ा वाला का स्क्वायर बराबर इस दोनों के स्क्वायर का जो है ना जोड़। तो मैंने बड़ा वाला लिया और इस दोनों को जोड़ दिया, तो 12 का 144 बराबर 6 6 36 प्लस 6 6 36, 3 का 3 ही होगा, ठीक, प्लस 3 6 18 के 8, 3 3 के 9 1 10, 6 8 14 के 4 3 1 4 और 1। तो हम देखते हैं कि मेरा जो है ना इस गुण को, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में मेरा थक गया यार। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बड़ा वाला का स्क्वायर बराबर इस दोनों के स्क्वायर का जोड़। तो मैंने देखा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का जोड़ जो कि आपस में बराबर है, तो मेरा ये समकोण त्रिभुज को जो है ना सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो B होता है ना वो 90 डिग्री होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन 90 है, C है, वो मेरा सही जवाब होगा।